सो हेलो गाइस, वेलकम बैक टू आवर चैनल। सो आज अपन इस वीडियो के अंदर डिस्कस करने वाले हैं रेट ऑफ रिएक्शन। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेस पे हम इसके अंदर हम न्यूमेरिकल भी सोल्व करेंगे, क्वेश्चन सोल्व करेंगे, फिर मैं आपको एक डीपीपी दूंगा और वो डीपीपी आपने क्या करनी है, सोल्व करनी है। बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इसके बेस पे जनरली क्वेश्चन आ जाते हैं एग्जाम के अंदर। ये हमारा फर्स्ट टॉपिक है जिसके बेस पे हम क्वेश्चन को डिस्कस करेंगे। क्लियर। देखो, इससे लास्ट लेक्चर के अंदर हमने किसके बारे में बात की थी? हमने बात की थी कि रेट के बारे में, कि रेट क्या होता है। मैंने आपको बताया था कि रेट एक नॉर्मल क्या है, स्पीड ही है। वो रेट क्या एक नॉर्मल स्पीड है, बट केमिकल रिएक्शन में हम स्पीड ना बोल के हम क्या बोल देते हैं, रेट बोल देते हैं। केमिकल रिएक्शंस के अंदर हम स्पीड ना बोल के हम रेट बोल देते हैं। तो मैंने आपको बताया भी था कि हम रेट को कैलकुलेट कैसे करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे हम फाइंड आउट करते हैं। कि जैसे अगर लेट्स से कि हमारे पास एक केमिकल इक्वेशन है जहाँ पे रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, प्रोडक्ट बन रहा है। कि रिएक्टेंट से क्या बन रहा है, वो प्रोडक्ट बन रहा है। तो अगर हमें रेट निकालना है, तो अगर हमें क्या निकालना है, रेट निकालना है, तो हम रेट निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, या फिर हम रेट निकाल सकते हैं विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। अगर हम रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में रेट निकालेंगे तो रिएक्टेंट तो क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली वो डिक्रीज हो रहा है। अगर हम प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में रेट निकालेंगे तो प्रोडक्ट क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रहा है। ये मैंने आपको लास्ट क्लास में इनके ग्राफ भी बनाए थे और अच्छे से आपको एक्सप्लेन भी किया था। ओके, तो अगर रेट किसके इक्वल होगा, अगर मैं रिएक्टेंट के टर्म्स में बात करूं तो रेट होगा हमारा माइनस डेल्टा ऑफ आर रिएक्टेंट कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा ऑफ टी। और मैं अगर प्रोडक्ट की बात करूंगा तो रेट किसके इक्वल होगा, प्लस डेल्टा ऑफ पी प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन अपॉन में डेल्टा ऑफ टी। कि मैंने बताया था कि जो रेट है, रेट हमेशा क्या होता है, रेट हमेशा पॉजिटिव होता है, उसकी वैल्यू कभी भी नेगेटिव नहीं हो सकती। जैसे हमारी स्पीड नेगेटिव नहीं हो सकती, वैसे हमारा रेट भी नेगेटिव नहीं हो सकता। यहाँ पे नेगेटिव साइन किसको दिखा रहा है, नेगेटिव साइन दिखा रहा है कि रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, कि रिएक्टेंट क्या हो रहा है, कंटिन्यूसली डिक्रीज हो रहा है। पॉजिटिव साइन किसको दिखा रहा है कि जो प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन है वो क्या हो रही है, कंटिन्यूसली इंक्रीज हो रही है। एक नेगेटिव ये रहा, एक नेगेटिव यहाँ से आएगा, एक नेगेटिव ये रहा, एक नेगेटिव यहाँ से आएगा। नेगेटिव नेगेटिव अल्टीमेटली क्या बन जाएंगे, पॉजिटिव बन जाएंगे। और ये तो ये पॉजिटिव, तो ये भी क्या रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। मतलब जो हमारा रेट है, रेट का जो वैल्यू आएगी अल्टीमेट लास्ट में, वो क्या आएगी, वो हमारी एक पॉजिटिव वैल्यू ही आएगी वो। ओके, चलो ये रेट निकाल दिया मैंने रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में, ये रेट निकाल दिया मैंने प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। ये रेट तो मैंने निकाला रिएक्टेंट के रिस्पेक्ट में और ये रेट निकाला मैंने प्रोडक्ट के रिस्पेक्ट में। ओके, तो यहाँ पे बात की कि ये तो है रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ये है रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। अब मेरे को बताना है रेट ऑफ रिएक्शन। अब मेरे को क्या बताना है, रेट ऑफ रिएक्शन। देखो यही रेट है, यही रेट है और यही क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन भी है। यही रेट है और यही क्या है, रेट ऑफ रिएक्शन भी है। तो अगर मैं रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन लिखूंगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, पूरी रिएक्शन का रेट। रेट ऑफ रिएक्शन क्या, पूरी रिएक्शन का रेट। ये रेट था विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, ये रेट था विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। अब मेरे को रेट निकालना है पूरी रिएक्शन का। अब मेरे को रेट किसका निकालना है, पूरी रिएक्शन का रेट निकालना है। देखो, जब हम पूरी रिएक्शन का रेट निकालते हैं तो हम किसी के रिस्पेक्ट में बात कर सकते हैं, या तो हम रिएक्टेंट के बारे में बात करें या फिर हम प्रोडक्ट के बारे में बात करें। कि या तो हम देख लें कि रिएक्टेंट कितना डिक्रीज हो रहा है, किस रेट से वो क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, बात से में। या फिर हम देखें कि प्रोडक्ट किस रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। या तो हम देखें कि रिएक्टेंट किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, या फिर हम देखें कि प्रोडक्ट किस रेट से क्या हो रहा है, इंक्रीज हो रहा है। तो वही क्या होगा, वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या आएगा, इसी के इक्वल आएगा, माइनस डेल्टा ऑफ आर अपॉन में डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू प्लस डेल्टा ऑफ पी अपॉन में डेल्टा ऑफ टी। तो यही क्या होगा, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। देखो, अगर मैंने इंडिविजुअल लिखा है, इसका मतलब है कि रेट विद रिस्पेक्ट टू रिएक्टेंट, इसका मतलब है कि रेट विद रिस्पेक्ट टू प्रोडक्ट। जब मैंने इसको ऐसे लिख दिया तो इसका मतलब हो गया रेट ऑफ रिएक्शन, पूरी रिएक्शन का रेट। अब पूरी रिएक्शन के रेट में या आप रिएक्टेंट का ले लो या फिर आप किसका ले लो, प्रोडक्ट का ले लो। या तो आप रिएक्टेंट का ले लो या फिर क्या ले लो, आप प्रोडक्ट का ले लो। तो बात क्या है, बात सेम ही है। रिएक्टेंट किस रेट से डिक्रीज हो रहा है और उसी रेट से प्रोडक्ट क्या होगा, इंक्रीज होगा। तो वही क्या होगा, वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो अगर हमें रिएक्टेंट के टर्म्स में वैल्यू गिवन है तब हम इसको यूज कर लेंगे, दोनों को इक्वल रख देंगे। अगर हमें प्रोडक्ट के टर्म्स में गिवन है तब हम इसको और इसको क्या कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे। तो जो भी हमें गिवन है उसके अकॉर्डिंग हम दो को क्या कर देंगे, आपस में इक्वल पुट कर देंगे। ओके, तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। अब इसकी जगह अगर मैं कोई और एग्जांपल लूं, जैसे मैं ये ले रहा हूं यहाँ पे CO प्लस NO2 गिव्स CO2 प्लस NO, ये हमारी इक्वेशन है। CO प्लस NO2 गिव्स CO2 प्लस NO, ये क्लियर। अब मेरे को इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। मेरे को क्या निकालना है, मेरे को इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। देखो, जब कभी भी हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं, पहले आपको देखना चाहिए कि जो रिएक्शन है हमारी, जो केमिकल इक्वेशन है, वो बैलेंस होनी चाहिए। अगर वो बैलेंस नहीं है तब आपका जो रेट है, रेट की वैल्यू क्या आएगी, गलत आएगी वो। तो देखो, इसको ये हमारी इक्वेशन है, ये क्या है, बैलेंस है।
अब मैं सबका स्टोइकियोमेट्रिक जो कोफिशिएंट है वो 1 1 लेके चल रहा हूँ, उसका बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर मैं इसको चेंज करूंगा। क्लियर? अभी स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट क्या है? 1 है। क्लियर? रिएक्शन क्या है हमारी? बैलेंस। अब मेरे को क्या निकालना है? मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। मेरे को क्या निकालना है? मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। देखो मेरे को, जब मैं रेट ऑफ रिएक्शन निकालूंगा तो मैं किस मर्जी की बात करूं, चाहे मैं रिएक्टेंट की बात करूं चाहे मैं प्रोडक्ट की बात करूं, रिएक्टेंट कितना डिक्रीज हो रहा है और प्रोडक्ट कितना इंक्रीज हो रहा है, बात क्या है? बात सेम है। तो अगर रिएक्टेंट में भी CO और NO2 है, जिस मर्जी को ले लूं कि CO किस रेट से डिक्रीज हो रहा है या फिर NO किस रेट से डिक्रीज हो रहा है, क्योंकि दोनों क्या है? दोनों सेम है, दोनों का स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? सेम है। अगर इसका 1 मोल होगा इसका भी 1 मोल लेना पड़ेगा, इसका 1 मोल बनेगा इसका भी 1 मोल बनेगा, तो सब कुछ क्या है? सेम है। तो कंसंट्रेशन क्या आएगी? सेम आएगी। तो रेट भी क्या आएगा? सेम आएगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन में कैसे लिख सकता हूं? देखो ये है रिएक्टेंट, ये तो रिएक्टेंट हो गए ना हमारे, और ये क्या है? ये हमारे प्रोडक्ट हो गए। रिएक्टेंट की टर्म्स में डिक्रीज दिखाता हूँ, प्रोडक्ट की टर्म्स में क्या दिखाता हूँ? उसको इंक्रीमेंट में दिखाता हूँ। ओके, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा? रेट ऑफ रिएक्शन होगा हमारा माइनस डेल्टा ऑफ CO अपॉन डेल्टा ऑफ T, ये भी है। या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ माइनस डेल्टा ऑफ NO2 अपॉन में डेल्टा ऑफ T, या फिर मैं इसको लिख सकता हूँ प्लस डेल्टा ऑफ CO2 अपॉन में डेल्टा ऑफ T, या फिर मैं इसको लिख सकता हूं प्लस डेल्टा ऑफ NO अपॉन डेल्टा ऑफ T। बात क्या है? बात सेम है। भाई या तो आप CO को पकड़ लो कि CO कितना डिक्रीज हो रहा है, या फिर NO2 को ले लो, NO2 कितना क्या हो रहा है? डिक्रीज हो रहा है, या फिर CO2 कितना इंक्रीज हो रहा है और NO कितना इंक्रीज हो रहा है। बात क्या? बात सारे सेम है। तो अब इनमें से रेट ऑफ रिएक्शन को इसके इक्वल रखें, इसके इक्वल रखें, इसके इक्वल रखें या फिर इसके इक्वल रखें, आंसर क्या आएगा? आंसर सबसे सेम आएगा। बस ध्यान उसी जगह रखना है कि जो हमें गिवन है, लेट्स से कि हमें NO2 की गिवन है, तो हम इन दोनों क्या कर देंगे? इक्वल पुट कर देंगे और आंसर फाइंड आउट कर लेंगे। क्वेश्चन में अभी कराऊंगा, अभी समझो इसको, कंसेप्ट को समझो। क्वेश्चन में आपको कराऊंगा। रेट क्या होगा? रेट हमारा बिल्कुल सेम होगा, रेट में कोई भी चेंज नहीं आएगा। तो ये क्या होगा हमारा? ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। ये क्या हो गया? रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। क्लियर? अब मैं थोड़ा सा ना चेंज कर रहा हूँ, अब मैं थोड़ा सा चेंज करूँ, ध्यान देना इसको, इंपॉर्टेंट है यहाँ पे। अब मैं थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, मैं कोई और केमिकल इक्वेशन ले रहा हूँ। लेट्स से कि मैंने लिया है H2O2 को मैं डिकम्पोजिशन करा रहा हूँ। जो H2O2 है उसको क्या करा रहा हूँ? डिकम्पोजिशन करा रहा हूँ। यहाँ पे क्या आएगा? H2O, यहाँ पे क्या आएगा? O2। रिएक्शन क्या हो गया? रिएक्शन हमारी बैलेंस हो गई है। ओके, रिएक्शन क्या? रिएक्शन हमारी ये बैलेंस हो गई है। ये हमारी इक्वेशन है। अब देखो यहाँ पे सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था? 1 1 था। सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या था? 1 था। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट है। यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट क्या है? यहाँ पे स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट डिफरेंट है। अब देखो ध्यान से देखो इस इक्वेशन को। पहले मेरे पास 2 मोल है, लेट्स से कि हाइड्रोजन पेरोक्साइड के मेरे पास 2 मोल है। ओके, रिएक्शन में इनिशियल से रिएक्शन अभी स्टार्ट नहीं हुई, तो मेरे पास 2 मोल है H2O2 के, हाइड्रोजन पेरोक्साइड के। रिएक्शन खत्म हो गया, कंप्लीट हो गया। तो मेरे को क्या क्या मिलेगा? मेरे को 2 मोल ही मिलेंगे H2O के। भाई इसके 2 से इसके 2 बन रहे हैं, तो अगर ये 2 लेंगे तो इसके 2 ही तो बनेंगे। तो 2 मोल किसके बनेंगे? H2O के बनेंगे। अब 2 से 1 बन रहा है O2 का, 2 से 1 बन रहा है O2 का। तो अगर मैं इसके 2 मोल लेके चलूंगा तो इसका मेरे को कितना मिलेगा? इसका मेरे को 1 मोल मिलेगा। अगर मैं इसका 2 मोल लेके चलूंगा तो मेरे को O2 का कितने मोल मिलेंगे? मेरे को O2 का 1 मोल मिलेगा। इतना तो क्लियर है ना? ये इसके 2 मोल कम होंगे, इसके 2 मोल बढ़ेंगे, इसका 1 मोल इंक्रीज होगा। इसके 2 मोल इंक्रीज होंगे, इसका क्या होगा? 1 मोल इंक्रीज होगा। अब देखो आपको नहीं लग रहा, जब मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बात करूंगा हाइड्रोजन पेरोक्साइड की, अगर मैं रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात करूंगा, मैं कंपेयर करूं हाइड्रोजन पेरोक्साइड को और O2 को, हाइड्रोजन पेरोक्साइड को और O2 को। देखो हाइड्रोजन पेरोक्साइड के अंदर 2 है मोल और O2 का 1 मोल बनेगा। लेट्स से कि मैं H2O2 के 10 मोल लेता हूं। अगर मैं H2O2 कितने ले रहा हूं? 10 मोल ले रहा हूं, इसके 10। रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, O2 कितना बनेगा? O2 हमारा 5 बनेगा। रिएक्शन कंप्लीट हो जाएगी, O2 कितना बनेगा? O2 हमारा 5 बनेगा। देखो इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इसके रेट ऑफ अपीयरेंस के इक्वल नहीं आ रहा। इसका जिस रेट से डिक्रीज हो रहा है इस रेट से इंक्रीज हो ही नहीं रहा। ये ज्यादा डिक्रीज हो रहा है और ये कम इंक्रीज हो रहा है। ये बात समझ आनी चाहिए। इसके 10 मोल कम हो गए, उसके 5 मोल ही बने। तो इसका मतलब क्या कि H2O2 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है? ज्यादा। H2O2 बहुत जल्दी कम हो रहा है और O2 उतना इंक्रीज नहीं हो रहा, O2 उतना इंक्रीज नहीं हो रहा। तो जो 10 है ये ज्यादा डिक्रीज हो रहा है और ये इंक्रीज क्या हो रहा है? ये कम इंक्रीज हो रहा है। ये ज्यादा डिक्रीज हो रहा है और ये क्या हो रहा है? ये हमारा कम इंक्रीज हो रहा है। ज्यादा डिक्रीज हो रहा है, वो क्या हो रहा है? हमारा कम इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब हम बोल सकते हैं कि जो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2, लिख लो ये बात, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ
रेट ऑफ disappearance of H2O2 is twice as that of rate of appearance, ROA क्या है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, कि जो H2O2 का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो क्या है, ट्वाइस है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 के। भाई H2O2 दो टाइम से क्या हो रहा है, टू टाइम से वो डिक्रीज हो रहा है ऑब्वियसली, और वो क्या हो रहा है, वन टाइम से इंक्रीज हो रहा है। तो इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, टू टाइम्स, उसका रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है, वन टाइम है। क्लियर है ना ये बात? चलो जी, अब मेरे को तो निकालना रेट ऑफ रिएक्शन, मेरे को तो क्या निकालना, रेट ऑफ रिएक्शन। मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन अगर मैं निकालूंगा तो सबका रेट क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। सबका रेट क्या सेम होना, जैसे यहाँ पे सबका रेट सेम है, सबका रेट सेम, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस दोनों का इक्वल है, इसका रेट ऑफ अपीयरेंस, इसका रेट ऑफ अपीयरेंस, सबका क्या इक्वल है। तो मैंने रेट ऑफ रिएक्शन को सबके क्या कर दिया, इक्वल पुट कर दिया। यहाँ पे सेम नहीं है वैल्यू, यहाँ पे मेरे को सेम बनानी पड़ेगी वैल्यू, यहाँ पे वैल्यू सेम नहीं है, इसके 10 मोल कम होंगे, उसका 5 मोल बनेगा, वैल्यू सेम नहीं है। बट मेरे को तो रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, मेरे को क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब रेट ऑफ रिएक्शन के लिए मैं क्या करता हूँ, रेट ऑफ रिएक्शन तो मेरे को पूरी रिएक्शन का निकालना है, और पूरी रिएक्शन का तब निकलेगा जब सबका रेट क्या होगा, सेम होगा। जब सबका रेट क्या होगा, सेम होगा, तभी तो निकलेगा। ओके, अगर मैं पहले सिंपल बात करता हूँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2, मैं सिंपल बात करता हूँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2, तो क्या होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2 माइनस डेल्टा ऑफ H2O2 अपॉन में डेल्टा ऑफ टी। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2 क्या होगा, माइनस डेल्टा ऑफ H2O2 अपॉन में डेल्टा ऑफ टी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O ये कितना होगा, प्लस डेल्टा ऑफ H2O अपॉन में डेल्टा ऑफ टी। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 ये कितना होगा, ये हमारा होगा प्लस डेल्टा ऑफ O2 अपॉन डेल्टा ऑफ टी, ये तो होगा ये। अब इंडिविजुअल का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस, ये रेट ऑफ अपीयरेंस है, बट जो इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो इसके रेट ऑफ अपीयरेंस के इक्वल नहीं है। जिसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है वो इसके रेट ऑफ अपीयरेंस के इक्वल नहीं है। कौन ट्वाइस है, ये ट्वाइस है, कौन ट्वाइस है, ये ट्वाइस है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, H2O2 का ट्वाइस है, किसके कंपैरिजन में, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 के कंपैरिजन में, ठीक है ना। तो मैं इसको लिख सकता हूं यहां पे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2O2, इसका ट्वाइस है, तो इक्वल करने के लिए क्या करेगा, मेरे को इससे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2। ओके, इतना क्लियर है यहाँ पे। मेरे को इंडिविजुअल को निकालना, तो इंडिविजुअल का वैसे ही निकलेगा जैसे हमने रेट लास्ट क्लास के अंदर कैलकुलेट किया। इंडिविजुअल में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। बट अगर हम पूरी रिएक्शन की बात करेंगे तो पूरी रिएक्शन की तब बात की जाती है जब सबका क्या हो, सेम हो। अगर सबका सेम नहीं तो मेरे को सेम बनाना पड़ेगा, तो हमें सेम बनाना है। अब देखो, इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, ट्वाइस है। इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, O2 के कंपैरिजन में इसका रेट ऑफ अपीयरेंस वो भी क्या है, ट्वाइस है। लेट्स से कि मैं मान लेता हूं इसका जो रेट ऑफ अपीयरेंस है वो x है। लेट्स से कि मान लेता हूं इसका रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है, x है। तो इसका रेट ऑफ अपीयरेंस क्या आएगा, वो 2x आएगा, क्योंकि ये भी तो 2 है ना। और इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना आएगा, वो भी क्या आएगा, 2x आएगा। वो भी क्या आएगा, वो भी हमारा 2x आएगा। इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस 2x हो गया, इसका रेट ऑफ अपीयरेंस 2x हो गया, इसका रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है, x है। सेम नहीं है, हमें तो सेम करना है। सेम कैसे होगा, जब मैं इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं, इसको भी क्या कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं। जब मैं इसको भी 2 से डिवाइड कर दूं और इसको भी क्या कर दूं, 2 से डिवाइड कर दूं, तब सबका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। सबका क्या हो जाएगा, सेम हो जाएगा। तो जितना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस H2O2 होगा उसको मैं 2 से डिवाइड करूंगा, और जितना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O होगा उसको भी मैं 2 से डिवाइड करूंगा। वो किसके इक्वल आ जाएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 के इक्वल आ जाएगा। किसके इक्वल आएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ O2 के वो इक्वल आ जाएगा। तो अल्टीमेटली लास्ट के अंदर जो मेरा रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन, पूरी रिएक्शन की बात कर रहा हूं यहां पे मैं, H2O2 क्या करना है, माइनस ऑफ डेल्टा H2O2 अपॉन में डेल्टा ऑफ T। अब 2 है, 2 से क्या करना पड़ेगा, डिवाइड करना पड़ेगा। तो मैं आगे लिख देता हूं 1/2 और माइनस आ गया 1/2। ओके, किसके इक्वल होगा ये, H2O के, डेल्टा ऑफ H2O अपॉन में डेल्टा ऑफ T। इसको भी ट्वाइस है तो मेरे को इसको भी क्या करना पड़ेगा, 1/2 करना पड़ेगा, और ये तो प्लस आएगा, और प्लस डेल्टा ऑफ O2 अपॉन में डेल्टा ऑफ T। तो ये क्या होगा, मेरा रेट ऑफ
रिएक्शन होगा। ये क्या होगा, ये रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो इस तरह से हम रेट ऑफ रिएक्शन की वैल्यू को इजीली कैलकुलेट कर सकते हैं। जिसका भी ट्वाइस है उसको क्या कर दो, उसको 2 से डिवाइड कर दो। कहने का मतलब ये है कि अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, जो उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको उससे क्या करना है, डिवाइड करना है। सिंपल सी बात ये है, लास्ट में फॉर्मूला ये निकल कर आएगा। जो भी हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन कैलकुलेट करना है, तो जितना भी उसका रेट है उसको हमें, जो भी उसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है उसको उससे हमें डिवाइड करना है। क्लियर? तो उसकी डेफिनेशन क्या हो जाएगी इसकी फिर, रेट ऑफ रिएक्शन की, इट इज इक्वल टू रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस डिवाइडेड बाय स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट इन बैलेंस केमिकल इक्वेशन। वही क्या होगा, वही हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे निकालना है हमने, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस है या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में हम रिएक्टेंट की बात करेंगे और रेट ऑफ अपीयरेंस के अंदर हम प्रोडक्ट की बात करेंगे। तो उसको हमें क्या डिवाइड करना है, उसको हमें उसके स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करना है, हमें उसको डिवाइड करना है। तो वही क्या आ जाएगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आएगा। तो अगर हमें इसकी वैल्यू गिवन है तो उसको हम 2 से डिवाइड कर देंगे, इसकी वैल्यू गिवन है उसको भी हम 2 से डिवाइड कर देंगे। तो सारी वैल्यू आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। सारी वैल्यूज आपस में क्या हो जाएंगी, इक्वल हो जाएंगी। और वही किसके इक्वल आएगा, वही फिर रेट ऑफ रिएक्शन इक्वल आएगा। वही क्या आएगा, रेट ऑफ रिएक्शन। जब इंडिविजुअल बात करेंगे तो इंडिविजुअल हम नॉर्मल ही बात करेंगे। H2O का रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना, तो जैसे हम निकालते हैं इंडिविजुअल वही रहेगा। अगर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, पूरी रिएक्शन का रेट निकालना है, तब इस तरह हो जाएगा। ओके, अब मैं आपको एक जो जनरल इक्वेशन है, जनरल इक्वेशन से इसको एक्सप्रेस करके आपको दिखाता हूँ। ओके, लेट्स से कि हमारे पास एक जनरल इक्वेशन है, ए और बी इसके क्या है, रिएक्टेंट है। ए और बी इसके क्या रिएक्टेंट है, और सी और डी क्या है, प्रोडक्ट है। ए और बी क्या है इसके रिएक्टेंट, और सी और डी क्या है इसके प्रोडक्ट है। और स्मॉल ए स्मॉल बी, स्मॉल ए क्या है, जो ए हमारा रिएक्टेंट है उसका ये स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। स्मॉल बी क्या है, बी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। स्मॉल सी क्या है, कैपिटल सी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। और स्मॉल डी क्या है, कैपिटल डी का स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट है। एक्चुअल में जैसे हमारा, जैसे वो रिएक्शन है H2O2, ए क्या हो गया, ए हमारा H2O2 हो गया, और 2 क्या हो गया, 2 हमारा स्मॉल ए हो गया। ये हमारा मेन हो गया, मेन कंपाउंड हो गया, और ए क्या हो गया, ये हमारा स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट हो गया। हमें इस रिएक्शन का रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। हमें इस रिएक्शन क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को कैलकुलेट करना है। तो हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, ए माइनस आएगा, माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ ए अपॉन डी टी, क्योंकि ये ए तो क्या, ए हमारा रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन क्या, और कंटिन्यूअसली डिक्रीज हो रही है। इसका स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट कितना है, ए, तो यहाँ पे क्या कर देंगे 1/a। जितना भी इसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट होगा उसको उससे हमें क्या करना है, डिवाइड करना है, इक्वल माइनस 1/b इंटू डेल्टा ऑफ b अपॉन में डेल्टा ऑफ t, 1/b इंटू डेल्टा ऑफ b बाय डेल्टा ऑफ t इक्वल टू प्लस 1/c इंटू डेल्टा ऑफ c अपॉन डेल्टा ऑफ t, 1/c इंटू में डेल्टा ऑफ c बाय डेल्टा ऑफ t इक्वल प्लस 1/d डेल्टा ऑफ d अपॉन में डेल्टा ऑफ t। ये क्या होगा, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा पूरी की पूरी इक्वेशन का। तो अगर हमें किसी का भी रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है तो हमें क्या करना पड़ेगा, जो भी उसकी कंसंट्रेशन है वो तो ठीक है, हमें उसको स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट से क्या करना है, उसको डिवाइड करना है। रिएक्टेंट के लिए नेगेटिव साइन यूज करेंगे और प्रोडक्ट के लिए क्या यूज करेंगे, हम पॉजिटिव साइन यूज करेंगे। तो ये क्या होगा, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन होगा। अब इसमें से चाहे हम इसकी वैल्यू दे, चाहे हम इसकी जिस मर्जी की वैल्यू दे, हम उसको रेट ऑफ रिएक्शन के इक्वल पुट करेंगे और हमारा क्या आ जाएगा, हमारा आंसर आ जाएगा। अगर मेरे को इंडिविजुअल फाइंड आउट करना है, देखो इंडिविजुअल वही रहेगा। जैसे मेरे को निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या होगा, माइनस डेल्टा ऑफ ए
अपॉन डेल्टा ऑफ टी। यहाँ पे अब हम -1/a नहीं करेंगे, यहाँ पे हम 1/a से डिवाइड नहीं करेंगे, क्योंकि तो हम इंडिविजुअल निकाल रहे हैं, तो इंडिविजुअल को होता वही रहेगा। जब हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, पूरी की पूरी रिएक्शन का निकालेंगे, तो सबका क्या होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए। रिएक्शन की बात करें, पूरी जनरल इक्वेशन की बात करें, तो सबका क्या होना चाहिए, सबका सेम होना चाहिए। अगर हम इंडिविजुअल की बात कर रहे हैं, इंडिविजुअल केस में क्या होना चाहिए, इंडिविजुअल का तो वही रहेगा जैसे हम रेट की वैल्यू को कैलकुलेट करते हैं। क्लियर है। नेक्स्ट आएगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, वो क्या होगा, माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ बी अपॉन डेल्टा ऑफ टी। नेक्स्ट क्या होगा, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी माइनस ऑफ, यहाँ पे तो प्लस आएगा, डेल्टा ऑफ सी अपॉन डेल्टा ऑफ टी। नेक्स्ट आएगा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ डी, क्या होगा, प्लस डेल्टा ऑफ डी अपॉन में डेल्टा ऑफ टी। तो इंडिविजुअल तो वही रहेगा, ये आपने ध्यान रखना है। इंडिविजुअल पे क्वेश्चन पूछता है कि बताओ इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस क्या है, या फिर बताओ इसका रेट ऑफ अपीयरेंस क्या है। बच्चे क्या करते हैं, वहां पर भी स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन से डिवाइड कर देते हैं, तो उनकी वैल्यू गलत आएगी, तो आंसर ऐसे गलत आ जाएगा आपका। क्लियर है इतना? ओके। अब देखो, अगर मेरे को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए निकालना है और मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, ध्यान सुनो क्वेश्चन को, मेरे को रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ, मेरे को ये निकालना है और मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है, मेरे को क्या गिवन, रेट ऑफ रिएक्शन गिवन है। तो मैं क्या करूंगा, देखो ए मेरा मल्टीप्लाई हो जाएगा, यहाँ पे भी मेरे को ये वैल्यू निकालनी, देखो मैं इसको उठा लेता हूं, जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है वो किसके इक्वल है, -1/a डेल्टा ऑफ ए अपॉन में डेल्टा ऑफ टी। मेरे को इसकी वैल्यू निकालनी है माइनस डेल्टा ऑफ ए अपॉन में डेल्टा ऑफ टी। तो मैं क्या कर दूंगा, a इंटू रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा, a इंटू क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो वही है कि अगर मेरे को इसकी वैल्यू निकालें तो ये क्या हो जाएगी हमारी, a इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी वैल्यू क्या होगी, b उधर जाएगा, b इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी वैल्यू क्या होगी, c इंटू रेट ऑफ रिएक्शन, इसकी वैल्यू क्या होगी, d इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। तो जो उसको हम स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन से क्या कर देंगे, मल्टीप्लाई कर देंगे, तो वही ये क्या आएगा हमारा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस बी का, ए का और सी और डी का क्या आएगा, रेट ऑफ अपीयरेंस होगा। तो इस चीज़ का आपने ध्यान रखना है। इंडिविजुअल का निकालना है, इंडिविजुअल का वही रहेगा जो जैसे हम रेट की वैल्यू कैलकुलेट करते हैं। बट अगर हमें रिएक्शन का निकालना है, रिएक्शन के लिए तो हमें क्या करना पड़ेगा, हमें उसको स्टोइकोमेट्रिक ऑप्शन से उसको डिवाइड करना पड़ेगा। ओके, तो ये था रेट ऑफ रिएक्शन। अब मैं इसके बेस पे आपको क्वेश्चन कराऊंगा, क्वेश्चन बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और इसके बेस पे मैं आपको डीपीपी भी दूंगा। ओके, ये हमारा क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन के अंदर देखो, हमें ये इक्वेशन गिवन है और हमें क्या गिवन है, इन एन एक्सपेरिमेंट रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज दिस। हमें रेट ऑफ फॉर्मेशन गिवन है, किसका, NO का गिवन है। और हमें क्या निकालना, हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस निकालना है NH3 का, और हमें रेट ऑफ अपीयरेंस निकालना है H2 का, और हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन को भी कैलकुलेट करना है। ओके, कैसे निकालेंगे, सबसे पहले क्या करना है, सबसे पहले जो भी हमें इक्वेशन गिवन है उस इक्वेशन को लिखना है। सबसे पहले जो भी हमें इक्वेशन गिवन है हमें उस इक्वेशन को लिखना है। क्या इक्वेशन है, 4NH3 प्लस 5O2 गिव्स 4NO प्लस 6H2। ये हमें क्या गिवन है, ये हमें केमिकल इक्वेशन गिवन है। क्लियर है। अब देखो, हमें पता है कि जो भी हमारी केमिकल इक्वेशन है उसका हम रेट ऑफ रिएक्शन कैसे फाइंड आउट करते हैं, कि जो भी उसका रेट ऑफ रिएक्शन होगा, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा उसका, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस या फिर रेट ऑफ अपीयरेंस डिवाइडेड बाय देयर स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट। यही तो हमने डेफिनेशन किया अभी। तो इसका रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कितना आएगा, -1/4 इंटू डेल्टा ऑफ NH3 अपॉन में डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू, इसका कितना आएगा, -1/5 इंटू में डेल्टा ऑफ O2 अपॉन में डेल्टा ऑफ टी। इसका कितना आएगा, +1/4 इंटू डेल्टा ऑफ NO अपॉन डेल्टा ऑफ टी। इसका कितना आएगा, +1/6 इंटू डेल्टा ऑफ H2O अपॉन डेल्टा ऑफ टी। तो ये क्या हो गया, ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। ये क्या होगा, ये हमारा रेट ऑफ रिएक्शन हो गया। तो अगर आपको इस तरह कोई भी क्वेश्चन गिवन है तो सबसे पहले आपने सबसे पहला काम यही करना है कि जो हमारी केमिकल इक्वेशन है उसको क्या करना है, उसको इस फॉर्म के अंदर रिप्रेजेंट करना है कि उसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। अब ये अगर हमने इसको लिख लिया तो आगे क्वेश्चन क्या हो जाएंगे, फटाफट वो सॉल्व हो जाएंगे। क्लियर। अब देखो, हमें गिवन क्या है, हमें गिवन है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO इज दिस। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO मतलब रेट ऑफ अपीयरेंस, बात एक ही है। सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO कितना है, वो देखो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO होता क्या है, वो हमारा डेल्टा ऑफ NO
अपॉन डेल्टा ऑफ टी, ये है। और किसकी इक्वल वैल्यू है इसकी 3.6 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। मोलर पर सेकेंड का मतलब भाई मोल पर लीटर पर सेकेंड है, क्योंकि हमें पता है कि जो रेट ऑफ रिएक्शन की यूनिट क्या होती है, ये होती है मोल पर लीटर पर सेकेंड होती है। क्लियर है। तो रेट ऑफ अपीयरेंस क्या आ गया, रेट ऑफ अपीयरेंस हमारा ये आ गया। ये तो हमें गिवन ही है। हमें फाइंड आउट क्या करना है, सबसे पहले हमारा क्वेश्चन नंबर ए देखते हैं। हमें निकालना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 निकालना है। क्वेश्चन ए हमें निकालना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 निकालना हमें। ओके, देखो हमें गिवन ये है और हमें निकालना ये है। हमें गिवन ये है और हमें निकालना ही है। तो हम इन दोनों, इसको और इसको क्या कर देंगे, इक्वल पुट कर देंगे। हमें इसको और इसको क्या करेंगे, हम इक्वल पुट कर देंगे। तो इसको इक्वल पुट करेंगे तो क्या आएगा, -1/4 इंटू में डेल्टा ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू +1/4 इंटू डेल्टा ऑफ NO अपॉन डेल्टा ऑफ टी। हमें क्या निकालना, हमें निकालना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 का मतलब क्या कि माइनस डेल्टा ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू, देखो 4 से 4 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। अल्टीमेटली किसके इक्वल आएगा, ये डेल्टा ऑफ NO अपॉन में डेल्टा ऑफ टी। तो रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 किसके इक्वल है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO के इक्वल है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ NH3 किसके इक्वल है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वो NO के क्या है, वो इक्वल है। ओके, और इसकी वैल्यू क्या है, ये है। तो दैट मीन्स डेल्टा ऑफ NH3 अपॉन डेल्टा ऑफ टी किसके इक्वल आ गया, वो 3.6 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। तो यही क्या होगा, यही इसका आंसर होगा। ओके, तो ये था हमारा क्वेश्चन नंबर ए। नेक्स्ट बी पार्ट देखते हैं। इसका बी पार्ट क्या है, बी पार्ट हमें निकालना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O, रेट ऑफ अपीयरेंस H2O को निकालना है। इसका मतलब है कि देखो हमें NO की गिवन है, तो NO को और इसको क्या कर देंगे, हम इक्वल पुट कर देंगे। इसको और इसको क्या करेंगे, हम इक्वल पुट कर देंगे। तो मैं पहले इसको इधर लिख लेता हूँ, +1/6 इंटू में डेल्टा ऑफ H2O अपॉन डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू +1/4 इंटू में डेल्टा ऑफ NO अपॉन डेल्टा ऑफ टी। अब देखो मेरे को निकालना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O का। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2O का आएगा तो वो क्या आएगा, वो वैल्यू आएगी हमारी डेल्टा ऑफ H2O अपॉन डेल्टा ऑफ टी। 6 कहाँ चल जाएगा, उधर चल जाएगा। तो 6/4 इंटू डेल्टा ऑफ NO अपॉन डेल्टा ऑफ टी। तो 6/4 इंटू में क्या वैल्यू आ गया इसकी, 3.6 इंटू 10⁻³ 3.6 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। तो यहां से वैल्यू क्या आएगी, 5.4 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। इसका क्या आ गया, आंसर आ गया। देखो हमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 निकालना। तो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ H2 क्या होता है, प्लस डेल्टा ऑफ H2 बाई डेल्टा ऑफ टी। तो इसकी वैल्यू निकालनी है। तो वही है कि इनमें से अगर हमें कोई एक टर्म गिवन होगी और बाकी टर्म क्या करेगा, हमसे पूछेगा, तो हमें क्या करना है, जस्ट उसको इक्वल करना है दो को। जिसकी हमें गिवन है एक वो रखना है, और जिसको हमें कैलकुलेट करना है एक वो रखना है। और क्या करना है, जिसकी जो भी हमें क्वेश्चन पूछा है उसकी वैल्यू को अल्टीमेटली लास्ट में हमें कैलकुलेट कर लेना है। ओके, नेक्स्ट है हमारा सी, रेट ऑफ रिएक्शन। अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन ये रहा हमारा। रेट ऑफ रिएक्शन क्या है, इसके इक्वल है, किसी मर्जी की इक्वल कर दो। अब तो हमें NH3 भी निकाल लिया, अब तो हमें ये भी निकाल लिया और ये भी निकाल लिया। चलो इसके इक्वल रख देते हैं कि जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है +1/4 इंटू डेल्टा ऑफ NO अपॉन डेल्टा ऑफ टी। सो 1/4 इंटू में क्या आएगा, 3.6 इंटू 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। क्या आएगा, मोलर पर सेकेंड। तो उसको डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा, 0.9 10⁻³ मोलर पर सेकेंड। इससे क्या आएगा, इसका हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आ जाएगा। क्लियर। देखो हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, तो हमने इसको और इसको क्या कर दिया, इक्वल पुट कर दिया। इतनी वैल्यू हमें गिवन थी और क्या किया हमने, उसको सिर्फ 4 से डिवाइड किया। तो अल्टीमेटली क्या गया, अल्टीमेटली हमारा आंसर आ गया। तो इस तरह से हमें क्या करना है, क्वेश्चन को सोल्व करना है। क्लियर। ओके, हमारा क्वेश्चन नंबर 2 है। क्वेश्चन नंबर 2 के अंदर हमें एक इक्वेशन गिवन है, 2a + 3b गिव्स 4c + 5d। और हमें गिवन है कि जो नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी है, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ सी इंक्रीज बाय 8 इंटू 10⁻³ मोल्स। कि जो सी के जो मोल्स हैं 8 इंटू 10⁻³ मोल्स क्या हो गए हैं, इंक्रीज हो गए हैं। क्योंकि सी क्या है, हमारा सी प्रोडक्ट है ना, तो सी के मोल्स क्या होंगे, इंक्रीज होंगे। कितने इंक्रीज होंगे, इतने होंगे। इन 10 मिनट इन अ 10 लीटर कंटेनर।
कि 10 मिनट में और 10 लीटर के कंटेनर में क्या हो गया, वो इंक्रीज हो गया। ओके, तो हमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी निकालना है, रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है और रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड बी भी क्या करना है, हमें कैलकुलेट करना है। ओके, तो सबसे पहले हमारा सबसे फर्स्ट काम क्या होता है, सबसे फर्स्ट काम है हमारा इक्वेशन लिखो। इक्वेशन क्या हमारी 2a + 3b गिव्स 4c + 5d। तो सबसे पहले क्या करना है, इसको हमें रेट ऑफ रिएक्शन के टर्म्स में रिप्रेजेंट करना है। सो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारा, रेट ऑफ रिएक्शन होगा हमारा -1/2 इंटू डेल्टा ऑफ ए अपॉन डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू -1/3 इंटू डेल्टा ऑफ बी अपॉन में डेल्टा ऑफ टी इज इक्वल टू +1/4 इंटू में डेल्टा ऑफ सी अपॉन डेल्टा ऑफ टी प्लस 1/5 डेल्टा ऑफ डी अपॉन में डेल्टा ऑफ टी। तो ये क्या होगा, ये हमारी रेट ऑफ रिएक्शन होगी। रेट ऑफ रिएक्शन हम इस तरह क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट करते हैं। क्लियर। तो सबसे पहले फर्स्ट जो ए को है हमारा पार्ट, ए पार्ट हमें क्या निकालना है, ए पार्ट हमें निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी। ए पार्ट क्या निकालना है हमें, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी निकालना है। अब रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी, सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी फॉर्मूला क्या होगा इसका, प्लस डेल्टा ऑफ सी अपॉन में डेल्टा ऑफ टी, डेल्टा ऑफ सी अपॉन डेल्टा ऑफ टी की कंसंट्रेशन सी की कितनी चेंज हुई है विद रिस्पेक्ट टू टाइम, हमें क्या निकालना पड़ेगा, ये करना है। ओके, देखो हमें पहले क्या गिवन है, हमें मोल्स गिवन है, पहले क्या गिवन है, हमें मोल्स गिवन है। तो सी के जो मोल्स हैं वो कितने हैं, 8 × 10⁻³ और जिसका जो वॉल्यूम है, वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है इसका 10 लीटर। हमें पता है किसी की अगर हम कंसंट्रेशन निकालते हैं, अगर हम सी की कंसंट्रेशन निकालेंगे तो वो क्या होता है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन में वॉल्यूम इन लीटर। नंबर ऑफ मोल्स कितने हैं, नंबर ऑफ मोल्स है 8 × 10⁻³ अपॉन में वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम है इसका 10 लीटर। वॉल्यूम कितना है, वॉल्यूम इसका 10 लीटर है। तो कंसंट्रेशन क्या आएगी, वो आएगी हमारी 8 × 10⁻⁴ मोलर। ये क्या आ गई, ये हमारी कंसंट्रेशन आ गई 8 × 10⁻⁴ मोलर। अब देखो कंसंट्रेशन अपॉन में क्या करना है, टाइम निकालना है। कंसंट्रेशन अपॉन में क्या करना है, हमें टाइम निकालना है। तो डेल्टा ऑफ सी अपॉन में डेल्टा ऑफ टी, कंसंट्रेशन क्या आ गया 8 × 10⁻⁴ अपॉन में टाइम में चेंज कितना आया, टाइम में चेंज है 10 मिनट, टाइम में चेंज कितना 10 मिनट। अब देखो जो आप रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है, या तो आप मिनट के उसमें निकालो या फिर आप सेकंड में निकालो। तो आपने देखना कि जो ऑप्शंस है, ऑप्शंस के अकॉर्डिंग क्या है, अगर ऑप्शंस के अंदर मिनट ही है तो उसको मिनट में रहने दो, सेकंड है तो सेकंड में कर लो उसको। तो यहाँ पे क्या आएगा, अपॉन में 10 आएगा। तो क्या हो जाएगा 8 × 10⁻⁵ मोलर, मोलर का मतलब क्या, मोल पर लीटर, अपॉन मोलर अपॉन मिनट। तो ये क्या आ गया, ये हमारा ए आंसर आ गया, 8 × 10⁻⁵ आ गया। ओके, बी पार्ट क्या, बी हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। बी में क्या करना है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। और देखो इतनी टर्म हमें पता चल गई है, ये हमें पता है। और हमें क्या निकालना है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना। तो दोनों को क्या करूंगा, दोनों को मैं इक्वल पुट कर दूंगा। तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है प्लस 1/4 इंटू में डेल्टा ऑफ सी अपॉन में डेल्टा ऑफ टी है, 1/4 इंटू डेल्टा ऑफ सी बाई डेल्टा ऑफ टी कितना है, ये 8 × 10⁻⁵। तो कितना आ गया, ये 2 × 10⁻⁵ मोलर अपॉन मिनट, मोलर अपॉन मिनट। तो ये क्या आ गया, हमारा रेट ऑफ रिएक्शन आ गया। ओके, अब हमें क्या निकालना है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए एंड बी निकालना है। अब देखो जैसे अगर आप एक बार रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लेते हो तो सबको रेट ऑफ रिएक्शन से हम सबको क्या कर सकते हैं, रिलेट कर सकते हैं। रेट ऑफ रिएक्शन ऑफ सबसे क्या कर सकते हैं, उसको रिलेट कर सकते हैं। तो अब हमें ये निकालना है और साथ में ये भी निकालना है, दोनों वैल्यू निकालने हैं। तो अगर हम ये निकालेंगे, पहले हम निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए। इसका मतलब है कि हम क्या निकाल रहे हैं, माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ ए अपॉन में डेल्टा ऑफ टी। देखो वो किसकी इक्वल होगा, हमें इसकी माइनस के साथ आएगा तो ये 2 × में हो जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन, 2 × में क्या हो जाएगा, रेट ऑफ रिएक्शन हो जाएगा। तो 2 × रेट ऑफ रिएक्शन, 2 × रेट ऑफ रिएक्शन कितना है, अभी निकालना है हमने ये। तो 4 × 10⁻⁵ मोलर पर मिनट, ये क्या होगा, ये इसका आंसर होगा। हमें क्या करना है, 2 × क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन करना है। तो ये कितना 2 × 10⁻⁵, तो 2 से क्या कर देना, उसको मल्टीप्लाई करना है। ओके, इसी के अंदर एक और पार्ट निकालना है हमें, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी। दैट मीन्स हमें डेल्टा ऑफ बी अपॉन में डेल्टा ऑफ टी को क्या करना है, कैलकुलेट करना है।
उसके लिए क्या करना पड़ेगा, देखो रेट ऑफ रिएक्शन और ये है, तो हमें 3 से क्या करना पड़ेगा, रेट ऑफ रिएक्शन को मल्टीप्लाई करना पड़ेगा। 3 इधर आ जाएगा तो क्या हो जाएगा, 3 इंटू रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन कितना है हमारा, 2 इंटू 10⁻⁻5 मोलर अपॉन मिनट। तो 3 इंटू क्या हो गया ये, 6 इंटू 10⁻⁻5 मोलर अपॉन मिनट। 6 इंटू 10⁻⁻5 मोलर अपॉन मिनट। तो ये क्या आ गया हमारा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ भी आ गया। तो इस तरह से क्या करना है, हमें क्वेश्चन को सोल्व करना है। ओके जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि फॉर द रिएक्शन N2 + 3H2 गिव्स 2NH3, हमें ये गिवन है। और इफ द रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 इज 0.17 kg/min। देखो जो हमें रेट ऑफ अपीयरेंस गिवन है NH3 का, वो कितना गिवन है, 0.17 kg/min, किलोग्राम पर मिनट के अंदर हमें वो गिवन है। देन फाइंड द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इन ग्राम पर मिनट। देन फाइंड रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 इन ग्राम पर मिनट। देखो जब मैंने आपको रेट के बारे में बताया था, रेट के बारे में बताया था कि हम रेट को कंसंट्रेशन के टर्म्स में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, डिस्टेंस के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं उसको, हम उसको प्रेशर के टर्म्स में रिप्रेजेंट कर सकते हैं। और मैंने आपको एक मोल की टर्म्स में भी कराया था कि हम उसको मोल्स की टर्म्स में भी क्या कर सकते हैं, उसको हम रिप्रेजेंट कर सकते हैं, उसकी वैल्यू क्या कर सकते हैं, हम फाइंड आउट कर सकते हैं। ओके अब देखो यहाँ पे हमें ये kg/min में गिवन है और हमें किस में निकालना है, ग्राम पर मिनट में निकालना है। तो हम kg में ग्राम में हम उसको डायरेक्ट लिंक नहीं कर सकते कि हमें kg में गिवन है फिर ग्राम में हम उसको निकाल लेंगे। तो हम उसको क्या कर लेंगे, उसको रिलेट नहीं कर सकते, kg के अंदर ग्राम के अंदर नहीं कर सकते। हम मोल्स के अंदर जरूर क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं, मोल्स के अंदर जरूर क्या कर सकते हैं, उसको कनेक्ट कर सकते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, जो हमारी इक्वेशन है N2 + 3NH2 गिव्स 2NH3। तो अब हम क्या करना है, हमें इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है। बताइए कि रेट ऑफ रिएक्शन किसके इक्वल होगा, माइनस, अब देखो माइनस डेल्टा। अब यहाँ पे हम कंसंट्रेशन की बात नहीं करेंगे, यहाँ पे हम बात करेंगे मोल्स की बात करेंगे। हम जो रेट ऑफ रिएक्शन को लिखेंगे हम मोल्स की टर्म्स में लिखेंगे कि डेल्टा ऑफ N2 के मोल्स अपॉन में डेल्टा ऑफ T इज इक्वल टू -1/3 इंटू डेल्टा ऑफ मोल्स ऑफ H2 अपॉन में डेल्टा ऑफ T इज इक्वल टू +1/2 इंटू डेल्टा ऑफ मोल्स ऑफ NH3 अपॉन में डेल्टा ऑफ T। तो हमने जो हमारी रेट ऑफ रिएक्शन है उसको हमने नंबर ऑफ मोल्स के टर्म्स में क्या किया, उसको रिप्रेजेंट किया। मैंने आपको बताया था कि कंसंट्रेशन में कर लो, प्रेशर में कर लो, मोल्स में कर लो, या फिर डिस्टेंस में भी कर सकते हैं, क्योंकि स्पीड है। डिस्टेंस की हम यहाँ पे बात ही नहीं करते क्योंकि ये तो हमारी केमिकल रिएक्शन है, यहाँ पे डिस्टेंस की बात नहीं करेंगे। ओके तो ये हमारी इक्वेशन होगी है। अब देखो हमें क्या गिवन है, हमें रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 गिवन है 0.17 kg/min। क्या गिवन है हमें, 0.17 kg/min गिवन है। क्या गिवन है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3। सो रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NH3 हमें गिवन है, कितना गिवन है, 0.17 kg/min। अब देखो 0.17 kg/min है, किलोग्राम को मैं ग्राम में कर लूंगा ना, तो कितना आएगा वो 170 ग्राम पर मिनट, 170 ग्राम पर मिनट। अब देखो ये तो क्या हो गया, 170 ग्राम पर मिनट हो गया। मैं इसको मोल्स की टर्म में लिख सकता हूँ, मतलब मोल पर मिनट। मेरे को पता है कि नंबर ऑफ मोल्स हम कैसे फाइंड आउट करते हैं, नंबर ऑफ मोल्स फाइंड आउट करते हैं गिवन मास अपॉन में मोलर मास, गिवन मास अपॉन में मोलर मास लिखते हैं। तो ये क्या होता है, हमारे नंबर ऑफ मोल्स होते हैं। तो जो ये हमें ग्राम पर मिनट है ना, जिसको हम मोल पर मिनट कर लेंगे, जो ग्राम पर मिनट उसको हम क्या करेंगे, मोल पर मिनट कर लेंगे। तो कैसे फाइंड आउट करेंगे मोल पर मिनट, फाइंड आउट करेंगे क्या, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है 170 अपॉन में मोलर मास। NH3 का मोलर मास कितना होता है, जो हमारा NH3 है, नाइट्रोजन का 14 और हाइड्रोजन का 3, तो कितना हो गया 17 हो गया, 17 आएगा। तो अल्टीमेटली कितना आ गया यहाँ से 10 मोल पर मिनट, कितना आ गया 10 मोल पर मिनट आ गया। तो इसका मतलब है कि जो हमारे पास जो वैल्यू आई है, हमारे पास वैल्यू किसकी आई है, वो आई है प्लस डेल्टा ऑफ नंबर ऑफ किसके आए, NH3 के आए हैं, अपॉन में डेल्टा ऑफ T। कितनी वैल्यू आई है इसकी, वो आई है 10 मोल पर मिनट, 10 मोल पर मिनट के आगे इसकी वैल्यू आ गई है। क्लियर है। तो इसका मतलब है कि हमने इसकी वैल्यू क्या कर लिया, हमने इसकी वैल्यू को फाइंड आउट कर लिया। हमें अब किसकी वैल्यू निकालनी है, हमें रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 निकालना है। तो इसका मतलब है कि हम दोनों इक्वेशन को क्या कर सकते हैं, आपस में इक्वेट कर सकते हैं। दोनों इक्वेशन को क्या करेंगे, हम आपस में इक्वेट करा देंगे।
ओके, तो क्या आएगा -1/3 इंटू डेल्टा ऑफ H2 अपॉन में डेल्टा ऑफ T इज इक्वल टू +1/2 डेल्टा ऑफ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ NH3 अपॉन में डेल्टा ऑफ T। हमें क्या निकालना, हमें इसकी वैल्यू निकालनी है माइनस डेल्टा ऑफ NH2 अपॉन में T 3/2 इंटू में इसकी पूरी की वैल्यू कितनी है, पूरी की वैल्यू है 10 मोल पर मिनट, 10 मोल पर मिनट। तो अल्टीमेटली कितना आ गया, यहाँ से आ गया 15 मोल पर मिनट आ गया। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2 कितना आ गया मोल्स की टर्म्स में, वो आ गया हमारे पास 15 मोल पर मिनट। पर मेरे को तो किस में निकालना है, मेरे को तो ग्राम पर मिनट में निकालना है, मेरे को तो किस में निकालना है, ग्राम पर मिनट में निकालना है। अब देखो मोल को ग्राम में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्या हमें पता है कि जो H2 है, H2 का जो 1 मोल है, 1 मोल का वेट कितना है, 2 ग्राम है। 1 मोल का वेट कितना है, 2 ग्राम। 15 मोल का वेट कितना होगा, 30 ग्राम होगा। तो अल्टीमेटली जो हमारा आएगा आंसर कितना आएगा, 2 × 15। अब किस में कन्वर्ट होगा, ग्राम में कन्वर्ट होगा, तो ग्राम पर मिनट। तो कितना आ गया, 30 ग्राम पर मिनट आ गया। कहने का मतलब इसके अंदर ये है कि जो हम आपस में रिलेट करेंगे, आपस में हम नंबर ऑफ मोल्स की टर्म्स में रिप्रेजेंट करेंगे। नंबर ऑफ मोल्स में क्या करेंगे, हम उसको रिलेट करेंगे। पहले हमें मास में गिवन था, मास को हमने मोल्स बनाया, मोल से क्या किया, आपस में उसको कनेक्ट किया। उसको कनेक्ट करने के बाद मोल से दोबारा किस में आ गए, हम ग्राम के अंदर आ गए, वेट के अंदर आ गए। तो यही क्या होगा, यही हमारा आंसर होगा। ओके, हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन के अंदर क्या है कि फॉर अ पर्टिकुलर रिएक्शन ए से कहाँ गया, प्रोडक्ट की तरफ गया। ए हमारा गैसेस है, गैसेस से कहाँ गया, प्रोडक्ट की तरफ गया। तो इट इज ऑब्जर्व्ड दैट द प्रेशर ऑफ ए फॉल्स फ्रॉम 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी टू 380 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। कि जो ए का प्रेशर है वो 760 से कितना हो गया, 380 हो गया। क्योंकि हमें पता है कि इनिशियल रिएक्टेंट क्या होता है, इनिशियल रिएक्टेंट ज्यादा होता है। जैसे जैसे रिएक्शन प्रोसीड होती है तो रिएक्शन क्या हो जाता है, जो रिएक्टेंट है वो कम होना शुरू हो जाता है। तो अगर ये गैसियस है, और गैसियस टर्म्स को हम कैसे बताते हैं, प्रेशर की टर्म्स में बताते हैं। गैसियस टर्म्स को प्रेशर और कंसंट्रेशन दोनों के टर्म्स में हम बताते हैं। तो अगर उसका प्रेशर कम हो गया, इसका मतलब है कि इसका अमाउंट कम होना शुरू हो गया, और इन 10 सेकेंड है 27 डिग्री सेल्सियस। तो हमें क्या करना है, हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इन एटमोस्फेयर पर सेकंड, या फिर हमें रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इन मोलर पर सेकंड। दोनों की टर्म्स में हमें क्या करना है, रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करना है। ओके, क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एक नया थोड़ा सा कंसेप्ट आएगा जो आपने ऑलरेडी केमिकल इक्विलिब्रियम के अंदर शायद किया हुआ है, बट फिर भी इसके अंदर भी हमें करना है। देखो, सबसे पहले इक्वेशन लिखनी, इक्वेशन क्या है हमारी, जो ए है, ए कहां से कहां गया, गैसियस से वो प्रोडक्ट की तरफ गया। ए कहां से कहां गया, गैसियस से वो प्रोडक्ट की तरफ गया। ओके, अगर हमें इसका रेट ऑफ रिएक्शन निकालना, देखो रेट ऑफ रिएक्शन प्रोडक्ट को तो भूल जाओ, क्योंकि प्रोडक्ट में जब हमें कुछ लिखा है नहीं तो उसकी हम बात भी नहीं करेंगे। रिएक्टेंट को हमारा जो कंसंट्रेशन है कहाँ होनी चाहिए, वो रिएक्टेंट पे होनी चाहिए। कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा। अब देखो ये रिएक्टेंट है, रिएक्टेंट की जो कंसंट्रेशन होती है वो क्या होती है, डिक्रीज होती है। तो नेगेटिव डेल्टा ऑफ ए अपॉन डेल्टा ऑफ टी। एक तो ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। अब ये जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। कि मैंने क्या लिखा, ए की कंसंट्रेशन लिखी है इन टर्म्स ऑफ कंसंट्रेशन। मैं रेट ऑफ रिएक्शन, मैंने आपको बताया कि जो रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट है, हम उसको कंसंट्रेशन में लगा लो, प्रेशर में लगा लो, या मोल्स में हम क्या कर सकते हैं, उसको रिप्रेजेंट कर सकते हैं। तो मैं प्रेशर की बात करूंगा यहाँ पे, तो माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन में डेल्टा ऑफ टी, डेल्टा ऑफ पार्शियल प्रेशर ऑफ ए अपॉन डेल्टा ऑफ टी। ये क्या है, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर, इन टर्म्स ऑफ प्रेशर। और मेरे को सबसे पहले प्रेशर की टर्म्स में क्या करना है, वैल्यू को कैलकुलेट करना है। तो मैं इसी फॉर्मूले का यूज करूंगा, इसी फॉर्मूले क्या करूंगा, मैं यूज करूंगा। ओके, तो जो मेरा ए पार्ट है, ए पार्ट में क्या है, मेरे को रेट ऑफ रिएक्शन निकालना है इन एटमोस्फेयर पर सेकंड में। तो फॉर्मूला क्या, फॉर्मूला यही लेगा, रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ पी ए अपॉन में डेल्टा ऑफ टी, डेल्टा ऑफ पी ए अपॉन डेल्टा ऑफ टी। अब देखो जो प्रेशर मेरे को गिवन है, प्रेशर वो मिलीमीटर ऑफ मर्करी में गिवन है, और मेरे को किस में निकालना है, मेरे को एटमोस्फेयर पर सेकंड में निकालना है। मेरे को मिलीमीटर पर सेकंड में, मिलीमीटर ऑफ मर्करी में गिवन और एटमोस्फेयर पर सेकंड में फाइंड आउट करना है। ओके, अब देखो हमें पता है कि 1 एटमोस्फेयर किसके इक्वल होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी। 1 एटमोस्फेयर किसके इक्वल होता है, 760 मिलीमीटर ऑफ मर्करी के वो इक्वल होता है। ओके,
अब देखो डेल्टा ऑफ पी का मतलब क्या है, चेंज इन प्रेशर। डेल्टा ऑफ पी का मतलब क्या है, चेंज इन प्रेशर। चेंज इन प्रेशर मतलब पहले कितना था, फाइनल माइनस क्या करते हैं, इनिशियल करते हैं। फाइनल माइनस क्या करते हैं हम, इनिशियल करते हैं यहाँ पे। तो यहाँ पे क्या करेंगे, माइनस डेल्टा ऑफ पी का मतलब, डेल्टा ऑफ पी का मतलब है प्रेशर ऑफ फाइनल माइनस प्रेशर ऑफ इनिशियल। प्रेशर ऑफ फाइनल माइनस प्रेशर ऑफ इनिशियल, कि बाद में कितना हो गया और पहले कितना था। फाइनल माइनस इनिशियल हमेशा करते हैं यहाँ पे। और अपॉन में क्या है, डेल्टा टी। डेल्टा टी तो हमें गिवन ही है 10 सेकेंड। डेल्टा टी तो कितना गिवन है हमें, 10 सेकेंड गिवन है, कि 10 सेकेंड में ये सारा कुछ हो गया। तो डेल्टा टी तो कितना है, वो 10 सेकेंड है। अगर फिर भी आपको 10 सेकेंड नहीं लिखना तो डेल्टा टी को भी लिख सकते हो आप। कैसे लिख सकते हो आप, टी ऑफ फाइनल माइनस टी ऑफ इनिशियल, इस तरह भी कर सकते हो आप। अब देखो यहाँ पे माइनस प्रेशर फाइनल कितना है, फाइनल देखो पहले यहाँ पे फाइनल कितना हो गया, 760 से 380 हो गया। 760 से कितना हो गया, 380 हो गया। अब देखो 380 मिलीमीटर ऑफ मर्करी क्या मतलब है, 0.5 एटमोस्फेयर। 380 का मतलब क्या है, 0.5 एटमोस्फेयर, क्योंकि 1 एटमोस्फेयर कितना 760 है। तो यहाँ पे कितना आएगा 0.5 माइनस प्रेशर ऑफ इनिशियल कितना है 760। 760 का मतलब है 1 अपॉन में टी फाइनल। टी फाइनल कितना 10 सेकंड, इनिशियल कितना था 0 सेकंड था। कि जब मैं अभी रिएक्शन स्टार्ट नहीं तो टी 0 लेके चलते हैं कि टाइम कितना अभी 0 ही हुआ टाइम। जब रिएक्शन हो गया है तो कितना टाइम लगा है 10 सेकंड, तो दोनों का डिफरेंस कितना आएगा 10 आएगा। तो यहाँ से कितना आएगा, एक माइनस बाहर है, एक माइनस अंदर आएगा, अपॉन में 10 आएगा। तो यहाँ पे आ जाएगा अल्टीमेटली 0.05 एटमोस्फेयर पर सेकेंड। कितना आएगा 0.05 एटमोस्फेयर पर सेकेंड। तो ऐसे हमें ए पार्ट हो गया। ये तो सिंपल था, जैसे हमने पहले कैलकुलेट करते हैं। पहले हम कंसंट्रेशन के टर्म्स में हमने किया, अब हम प्रेशर के टर्म्स में कर रहे हैं, बस बात इतनी ही है। सेकंड हम बी पार्ट है जो हमारा, बी पार्ट में क्या हमें मोलर पर सेकंड की टर्म्स में निकालना है। और ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट भी है, ध्यान से देखना इसमें कंसेप्ट को। देखो जो रेट ऑफ रिएक्शन है वो क्या निकालना हमने, माइनस ऑफ डेल्टा ऑफ ए बाय डेल्टा ऑफ टी। डेल्टा ऑफ ए मतलब कंसंट्रेशन ऑफ ए, ऐसे भी लिख सकता हूँ, अपॉन में डेल्टा ऑफ टी। ये तो मतलब हुआ कंसंट्रेशन ऑफ ए अपॉन डेल्टा ऑफ टी। अब देखो हमें पता है कि हमें सिर्फ प्रेशर गिवन है, हमें सिर्फ क्या गिवन है, प्रेशर गिवन है, और हमें कंसंट्रेशन निकालनी है। हमें गैस का प्रेशर गिवन है और हमें क्या निकालनी है, कंसंट्रेशन निकालनी है। तो हमें पता है कि आइडियल गैस इक्वेशन क्या होती है, पी वी इज इक्वल टू एन आर टी, पी इज इक्वल टू एन बाई वी आर टी। यहाँ पे जो वॉल्यूम किस में होता है, लीटर में होता है। और हमें पता है कि एन बाई वी क्या होता है, एन बाई वी तो हमारी क्या है, कंसंट्रेशन है, नंबर ऑफ मोल्स अपॉन वॉल्यूम इन लीटर। कंसंट्रेशन बोलो या कंसंट्रेशन थोड़ा स्पेसिफिक बोलो तो मोलैरिटी। तो P इज इक्वल टू सी आर टी, P इज इक्वल टू सी आर टी। ओके, तो मेरे को C निकालना है। C क्या होगा, हाँ वो फिर P बाई आर टी होगा। C क्या होगा, C हमारा P बाई आर टी होगा। तो इसकी वैल्यू को हम यहाँ पे पुट करते हैं। C की जगह हमने क्या पुट करना है, P बाई आर टी। तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा हमारा, माइनस डेल्टा। C की जगह क्या आएगा, P बाई आर टी। तो P बाई आर टी का प्रेशर ऑफ A अपॉन आर टी अपॉन डेल्टा ऑफ टी, पार्शियल प्रेशर ऑफ A अपॉन आर टी अपॉन डेल्टा ऑफ टी। अब देखो आर तो कोई चेंज नहीं आएगी क्योंकि तो कांस्टेंट, और टेम्परेचर भी क्या है हमारा कांस्टेंट। दोनों वैल्यू क्या, दोनों वैल्यू बाहर आएंगी, माइनस 1 बाई आर टी इंटू चेंज इन पार्शियल प्रेशर अपॉन में डेल्टा ऑफ टी। सारों की वैल्यू पुट करते हैं, माइनस 1 बाई आर की वैल्यू क्या है, आर की वैल्यू 0.082। यूनिट भी पुट करना चाहो तो यूनिट भी साथ में पुट कर सकते हो, यूनिट में भी बताऊंगा आपको। इंटू में चेंज इन प्रेशर कितना है, चेंज इन प्रेशर ये तो पूरी वैल्यू हमने निकाल ली भी है, वैसे इतनी पूरी वैल्यू तो हम निकाल चुके हैं ऑलरेडी। देखो ये निकाल ली हमने, पूरी की वैल्यू पुट कर सकते हो आप, 0.05 एटमोस्फेयर पर सेकेंड। और आर के साथ क्या है, टी टेम्परेचर कितना है हमारा, वो 27 डिग्री सेल्सियस है। इसको कैल्विन में कन्वर्ट कर लो, कितना आएगा 300 कैल्विन, 300 कैल्विन आएगा। इसकी यूनिट क्या होगी 0.082 लीटर एटमोस्फेयर पर कैल्विन पर मोल, लीटर एटमोस्फेयर पर कैल्विन पर मोल। अब देखो यहाँ पे यूनिट देखो एक बार, कैल्विन से कैल्विन कैंसिल हो गया, एटमोस्फेयर से एटमोस्फेयर कैंसिल हो गया, ऊपर पर सेकंड नीचे आएगा, और मोल कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर जाएगा। मोल कहाँ जाएगा, सबसे ऊपर, तो मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगी, मोल पर लीटर पर सेकंड हो जाएगा यहाँ पे। ओके, तो जो हमारा रेट ऑफ रिएक्शन है, रेट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा यहाँ पे,
जैसे यहाँ माइनस है, माइनस तो फिर क्या हो जाएगा, प्लस हो जाएगा, माइनस क्या हो जाएगा, माइनस वो हमारा प्लस हो जाएगा, क्योंकि जैसे हम पार्शियल प्रेशर पुट करेंगे यहाँ पे, पार्शियल प्रेशर माइनस माइनस को क्या कर देता है, वो प्लस कर देता है। ठीक है, तो रेट ऑफ रिएक्शन कितना आएगा हमारा, ऊपर कितना 0.05 अपॉन में, नीचे कितना 0.082 इंटू में 300, इंटू में कितना 300 है यहाँ पे, क्लियर है। तो ऊपर आएगा 0.05, नीचे कितना आएगा, फिर यहाँ पे करेंगे तो यहाँ पे कितना आ गया 24.6 आ जाएगा मोलर पर सेकंड, दैट मीन्स मोल पर लीटर पर सेकंड। इसको सोल्व कर लेना, आपकी क्या आ जाएगी, वैल्यू आ जाएगी। तो इस तरह ये हो गया हमारा रेट ऑफ रिएक्शन। वही कि अगर हमें पार्शियल प्रेशर गिवन है, प्रेशर गिवन है, तो हमें कंसंट्रेशन के टर्म्स में निकालना है, तो हम PV = nRT करके P = CRT हो जाएगा वो, और C क्या होएगा फिर P/RT। तो उसकी वैल्यू को पुट करेंगे, वहां से क्या आ जाएगा, वहां से हमारा क्वेश्चन आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। ओके, तो इसमें क्वेश्चंस में इतने ही है, 4 क्वेश्चन मैंने आपको कराए हैं, अलग अलग टाइप के हैं। तो आपको मेरे को आपके सारे क्वेश्चंस क्लियर हो गए होंगे। अब आपको इसमें DPP मिलेगी, आपने DPP को सोल्व करना है, फिर मैं आपको DPP का सोल्यूशन दूंगा, फिर हम नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट कर देंगे। ओके, सो दैट्स ऑल फ्रॉम माय साइड।